बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लेक्चर को। कल हमने एक फॉर्मूला किया था रिजल्टेंट का, क्या था वो? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos b। ठीक है ना? इसमें थीटा किसके बीच में एंगल है? सर एक्स एक्सिस के बीच में, और सर वो जो दे रखा है ए और वेक्टर, बी के बीच, रिजल्टेंट वेक्टर। सर दो वेक्टर के बीच। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ये एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा 0 डिग्री होता तो रिजल्टेंट क्या होता? यस, अगर एंगल तो 0 सर होता। ये सर ए वेक्टर होता। नहीं, cos 0 1 है ना, आप यहाँ पुट करके देखो, ये बनता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्या बनता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज ए ए प्लस प्लस बी। कोई भी दो वेक्टर में रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब उनके बीच में एंगल 0 होगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ए और बी के मैग्नीट्यूड का सम इज द मैक्सिमम वैल्यू। सर ए प्लस बी के ऊपर रूट तो आएगी ना? क्या आएगा बेटा? ए प्लस बी के ऊपर रूट तो आएगी ना? क्यों आएगी बेटा? अंदर देखो क्या बना। सर अंदर स्क्वायर है, वो कैंसिल हो जाएगी सर। कैंसिल हो गया। अंदर स्क्वायर नहीं बन रहा है, अंदर स्क्वायर बन रहा है ना। ओके सर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा। आंसर इज ए प्लस बी। आंसर इज ए प्लस बी। ओके, अगर थीटा 180 डिग्री होता तो क्या आता? कोस 180 कितना होता है? माइनस डिग्री नहीं, -1 होता है। ये अगर आपको मैथ्स नहीं पता तो इतना आपने ध्यान में रखना है। कॉस की वैल्यू 180 -1 होती है, -1। और यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू मिनिमम आएगी ए माइनस। मैंने मॉडुलस इसलिए लगाया कि आप नेगेटिव नहीं लोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस। सपोज एक वेक्टर इधर है 20, एक वेक्टर इधर है 10, इनके बीच में एंगल कितना हो? 180। 180। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर दोगे, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट में करते थे, इधर गए फिर इधर गए। अपोजिट में आप क्या करोगे? 20 बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सिमिलरली इसका एग्जांपल क्या हुआ? अगर एक वेक्टर इधर है 20 और दूसरा वेक्टर भी इधर ही है 10, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो आर मैक्सिमम कितना आएगा बेटा? 30। तीसरा केस आप ले लो, इफ थीटा इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 होगा तो कोस 90। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जो नीचे वाला केस है जिसमें माइनस किया है, उसमें 10 तो पहले से ही माइनस का है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। नहीं माइनस नहीं हो, मेरे हाथ से लग गया बेटा। ओके सर। 10 10 है वो। वेक्टर में मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं होता, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता
डायरेक्शन अपोजिट है, वो वैसे मार्कर लग गया था, तो आंसर कितना आ गया 10। अब अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी। तो रिजल्टेंट क्या बनने वाला है? ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर अब आप एक बात को अच्छे से समझ लो, कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कम से कम कितना होगा? ए माइनस बी। और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? ए प्लस बी। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में होगा। इनके बराबर भी हो सकता है अगर एंगल 0 या 180 हो। अगर एंगल 0 या 180, यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, आपकी शीट में भी था कल। अगर मैं आपको दो वेक्टर देता हूँ, एक का मैग्नीट्यूड है 50, एक का मैग्नीट्यूड है 10, तो क्या इसका रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, क्या इसका रिजल्टेंट 15 हो सकता है क्या? नो नो सर। Yes सर, or no? नो सर, नहीं हो सकता, नो सर। क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो इनके सम 60 और इनके 40 के 40। 40 के बीच में हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 15 नहीं हो सकता। क्या इसका रिजल्टेंट 47 हो सकता है? यस यस सर। यस सर, यस। यस सर, हो सकता है। क्या इसका रिजल्टेंट 62 हो सकता है? नो सर, नो सर। क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट एंगल चाहे कुछ भी रहा हो, वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगा। और मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको यहाँ बता दी ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बता दी ए माइनस। चलो एक आपसे, आपका आईक्यू लेवल, आप मेरे को ये बताना बेटा, एक वेक्टर है 2, ध्यान से, एक वेक्टर है 3, क्या ये हमेशा 5 होगा? नो सर। नो सर। ये हमेशा 5 नहीं नो होगा। सर, ये यस सर, 1 5 और नहीं होगा। 5 के बीच में कुछ भी होगा। मैक्सिमम 5, मिनिमम 1, तो इनका रिजल्टेंट 1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिकली तो हमें पता है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में 2 + 3 5 हो सकता है, पर हमेशा होगा ये गलत। ये 4 भी हो सकता था, ये 3 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, लेकिन ये 1/2 नहीं हो सकता, ये 6 नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप कोई भी दो वेक्टर को ऐसे ऐड करते हो ना, a + b, तो ये होता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा या बराबर, a और b के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से बड़ा या बराबर। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सब? यस सर। ओके, यस सर। यस सर, देखते जाओ, आ जाओ और नोट करते जाओ, सीखते जाओ। सर लेकिन रिजल्टेंट तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं होता? अब मैं वही कह रहा हूँ ना, थीटा हमें नहीं पता कितना है, लेकिन थीटा कुछ भी रहे, वैल्यू तो इन दोनों के बीच में ही आएगी बच्चे। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये है थीटा 0 डिग्री पर, मिनिमम वैल्यू ये है थीटा 180 डिग्री पर।
उसके बीच का एंगल कोई भी होगा, वैल्यू इसके बीच में ही आएंगी। ओके सर। अगर हमें थीटा गिवन होता फिर तो हम निकाल ही लेते ना एग्जैक्ट वैल्यू। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर है, वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 7, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 11। 11 इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3। 3 का जो रिजल्टेंट है वो 11 और 3 के बीच में ही रहेगा, इधर ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। आप किसी मैक्सिमम से बड़े तो नहीं हो सकते ना, और मिनिमम से छोटे नहीं हो सकते। समझ में आ गया सबको? यस सर यस सर। सर ओके, अब अगला टॉपिक ध्यान से सुनना आप। अगले टॉपिक में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वेक्टर का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर। जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और ये एक वेक्टर है सी। अब ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट 0। नोट करो, वेक्टर्स आर सेट टू बी, जरूरी नहीं है 3 हो, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 50 भी। वेक्टर्स आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम if their vector sum, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना a प्लस बी प्लस सी, तो ये वेक्टर सम नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का सम। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर। वेक्टर्स आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम if their vector sum is 0। if their vector sum is 0 मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इन तीनों का? 0। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, अगर मैं a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालता हूं, ये a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालता हूं, उसका मैग्नीट्यूड c के बराबर आ जाए, इसको मैं वेक्टर d ले लेता हूं। ऐसी d का मैग्नीट्यूड c के बराबर हो और d की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट हो, तो फिर d c से कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस सर। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट, सुनो ध्यान से, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो वो तीनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। सर एक बार दोबारा बताना। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है मेरे पास 10, और ये वेक्टर है मेरे पास 20, एंगल 90 डिग्री। इनका रिजल्टेंट आपको निकालना मैंने सिखा दिया। ये बनेगा 400 और 100 मिलके 500, 10√5 बनेगा ना ये 90 डिग्री का एंगल। अगर तीसरा वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट हो और उसकी वैल्यू भी यही हो, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट को तीसरे ने कैंसिल कर दिया, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आप क्या कहोगे? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर इन इक्विलिब्रियम। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर इन इक्विलिब्रियम। चलो और देखो एक एग्जांपल और।
जैसे कल मैंने आपको कहा था कि एक बॉडी है, उसको आप इधर खींच रहे हो या इधर खींच रहे हो, तो वो इधर जाएगी। बट अगर तीसरा बंदा इधर खींच रहा है, उतनी फोर्स से जितना इधर रिजल्टेंट बनेगा, तो क्या ये बॉडी जाएगी कहीं? नो सर वही रहेगी। नो सर वही नो सर नहीं रहेगी ना। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 0। यस सर। तो ये तीनों वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 है, वो किस में होंगे? दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। A, B and C are in equilibrium. Getting my point? यस सर। यस सर चलो मैं Yes, अभी sir. यस सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ। समीर, आवाज आ रही है? समीर, समीर कनेक्टेड नहीं है क्या? समीर बेटा रिस्पॉन्स क्या करो। समीर इज नॉट कनेक्टेड। कोई बात नहीं, कोई और ले लेते। एनीवेज, आदित्य, यस Yes, नो? sir. आदित्य, अभी आप इस वक्त किस चीज पे बैठे हो? Chair. चेयर। ओके, अब ध्यान से देखना सब लोग। आदित्य एक चेयर पे बैठा, ये चेयर, इसके ऊपर कोई भी बंदा, चलो मैंने नाम आदित्य का ले लिया, वो चेयर पे बैठा और वो अपने हाथ में कोई बुक लेके बैठा हो या कॉपी लेके। अब सब लोग देखो ध्यान से, हमारी बॉडी का एक वेट होता है, वेट mg पढ़ा हुआ है आपने? 9th में पढ़ा हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक वेक्टर है क्योंकि ये एक फोर्स है, ये हमें नीचे की तरफ गिराता है, नीचे की तरफ खींचता है। ये आदित्य आप पे भी लग रहा है, आपका वेट। आप नीचे क्यों नहीं गिर रहे हो? Sir, resultant business. क्योंकि आप एक चेयर पे बैठे हो और आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। चेयर, ये आप अपना वेट चेयर पे लगा रहे हो। चेयर आपको फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब आदित्य के ऊपर अभी दो फोर्स लग रही हैं, एक उसका वेट और एक चेयर का नॉर्मल रिएक्शन। क्या रिएक्शन आपके वेट के बराबर है? यस। अगर रिएक्शन आपके वेट से कम होता तो चेयर टूट जाती और आप नीचे गिर जाते। तो अभी आप पर दो फोर्स लग रही, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है? 0। तो आप किस में हो? आप इक्विलिब्रियम में हो। कोई भी आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 लगे। टोटल फोर्स 0 लगे। यहाँ Sir, दो is वेक्टर हैं, वेक्टर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई कुछ बोलने वाला है बेटा, बोल रहा है, कुछ पूछ सकते सर हो। ये ऊपर से रिजल्टेंट फोर्स कैसे लग रही है? ऊपर से नहीं लग रही बेटा, चेयर चेयर। जब आप कोई चीज टेबल पे रखते हो, आपने एक बुक को टेबल पे रखा, बुक का वेट नीचे की तरफ है, तो टेबल से एक रिएक्शन मिलेगा, रिजल्टेंट नहीं है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हो। यस सर। ये भी एक फोर्स ही होती है, रिएक्शनल फोर्स। ये रिएक्शन आपके वेट को बैलेंस कर रही है, तभी आप टेबल पे कोई चीज रख पाते हो या आप खुद चेयर पे बैठ सकते हो। अगर चेयर आपको सपोर्ट ना करे, ये रिएक्शन आपके पास आपके वेट से कम हो, तो ये चेयर टूट जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। चलो इमेजिन करो,
आपके घर में एक चेयर है, आपको नहीं पता, देखने में लग रहा है ऊपर वुड लगी हुई है, एक्चुअली में वो वुड जैसा एक पेपर लगा हुआ है, इससे लग रहा है कि वुड है और है वो पेपर। आप जैसे ही इस पे बैठोगे क्या होगा? गिर जाएंगे। टूट जाएगी। जैसे ही इस पे बैठोगे पेपर फट जाएगा और आप नीचे यहाँ पर पड़े होंगे। अगर बहुत छोटे होते तो रो रहे होते। ऐसे ही होगा, सर क्योंकि Yes. आपको जब आपके वेट जितना रिएक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। तभी आप ऐसी चेयर बनवाते हो जो आपको उतना रिएक्शन दे दे, सॉलिड, जो आपके वेट को बियर कर ले, बर्दाश्त कर ले, टूटे ना। अदरवाइज अगर कोई भी चीज सपोर्ट करती फिर तो हम लकड़ी इतनी कॉस्टली क्यों लेते, कागज का टुकड़ा लगा देते, पेपर लगा देते, पॉलिथीन लगा देते। बट हमें पता है, हमारे एक्सपीरियंस से, कि पेपर पॉलिथीन हमें उतना रिएक्शन नहीं देगा, तो हमें सॉलिड चीज लगानी पड़ेगी जो ज्यादा रिएक्शन देगी। तो फिर हम लकड़ी की चीज लगाते हैं या कोई और मटेरियल लगाते हैं। समझ में आ गया? Yes. यस आप अर्थ पे खड़े हो, जबकि ग्रेविटी आपको अर्थ के सेंटर की तरफ लेके जाने वाली है। पता है आपको? ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सेंटर से लगती है आप पे। यस सर। Yes, sir. आप यहाँ पर खड़े हो, आपको ये सेंटर की तरफ खींचती है, बट अर्थ इतनी सपोर्ट आपको कर देती है कि आपके वेट को बैलेंस कर लेती है, इसलिए आप अंदर नहीं जाते अर्थ। अगर यहाँ पर मैं एक होल कर दूं, लंबा सारा एक डिग कर दूं, तो क्या इस होल के ऊपर खड़े हो जाओगे आप? नो सर। No, sir. No, sir. आ जाओगे सीधा Okay. सेंटर की तरफ जाओगे ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो या वेक्टर सम जीरो। अब देखो कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से देखो। आपको 3 वेक्टर दे दिए, 10, 20 और 70, 10, 20 और 70। अब आप ही चेक करो, क्या ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? यस या नो में आंसर दो। अब इसको चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप ये देख लो, क्या कोई एक वेक्टर बाकी दो के रिजल्टेंट के बराबर है? अगर तो है फिर वो उसको बैलेंस कर सकते। मान लो मैं इस 10 को चेक करता हूँ, इन दोनों की वैल्यू 90 और 50 के 50। बीच में रहेगी, रिजल्टेंट रहेगी ना? यस सर। अभी समझाया था मैं। कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके सम और डिफरेंस के बीच में रहेगा। तो क्या 10 इसके बीच में आ रहा है? नो सर। No, sir. No, sir. तो No, sir. 10 No. इसके रिजल्टेंट को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आंसर इज दीज आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब कोई चेक कर लो, जरूरी नहीं 10, अब 70 को चेक करो, इन दोनों को ले लो, 50, इन दोनों का सम कितना बन रहा है? 30, 30 और और 10. डिफरेंस 10। कितना बन रहा है? 10। क्या 70 बीच में आ रहा है बेटा? No, No, sir. नो sir. सर। तो क्या ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में होंगे? यस या नो? No, sir. No, sir. No, sir. क्या ये होंगे? देखो इसको चेक करो, क्या ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक को अलग कर लिया करो, Sir. किसी एक को अलग कर लो और दोनों को चेक करो। 30 और 10 के बराबर भी हो सकता है, बीच में भी होगा, बराबर भी हो सकता है। तो यस, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब इसके किसी ना किसी रिजल्टेंट को ये बैलेंस करेगा। तो कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, can be in equilibrium. Yes, these three vectors can be in equilibrium. Getting or not? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे, ये बता दो मैं थोड़ा सा और स्लो कर दूं स्पीड। नो सर। No, sir. No, sir. सभी को समझ में आ रहा है ये विकास? आ रहे sir. यस सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, शाबाश, समझ आना बहुत जरूरी है।
बिलीव करना, कंपटीशन कुछ भी मुश्किल नहीं होता बेटा। कॉम्पिटेटिव स्टडीज को बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। बच्चे आप जैसे ही हैं जो क्लियर करते हैं, आप जैसे ही बच्चे निकलते हैं। और बस वही है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ एक सेंटेंस, मेरे उस पे भी लिखा होगा, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। पता है आपको? ये पढ़ा होगा, बहुत जगह पे पढ़ा होगा, मैंने भी कहीं से पढ़ा है। यस सर। सेंटेंस को सिर्फ सेंटेंस मत समझना, इसको लाइफ में ना अडॉप्ट कर। अगर आपको कुछ सक्सेस लेनी है, लाइफ में कुछ बनना है, विनर डू, विनर्स कर लो, चलो, डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। जीतने वाले कुछ भी डिफरेंट नहीं करते, डिफरेंट थिंग्स। थिंग्स जो भी सिलेक्ट होगा कंपटीशन, वो आप में से कोई होगा, वही बुक्स पढ़ रहा होगा, उसने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। बट लग गया ना, आप ध्यान से सुनो, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। चीजें अलग नहीं करते, बट अलग तरीके से करते। अब यहाँ अलग तरीके से मतलब है आपका प्लानिंग, हाउ यू प्लान योर स्टडी। आपको जो बच्चा कंपटीशन क्लियर करने वाला है, जिसको पता है मुझे क्लियर करना है, उसने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी हो अगले 2 साल। तो ये जो प्लानिंग है, जिसमें आपका टाइम टेबल, प्रॉपर सिटिंग, कितने आवर्स आपने सेल्फ स्टडी, प्रॉपर सिटिंग का मतलब है ट्यूशंस के अलावा आप कितना सेल्फ स्टडी करते हो। देखिए ये है आपकी की टू सक्सेस। इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो बच्चे कंपटीशन क्लियर करते हैं, उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होना चाहिए। और हम लोग स्कूलिंग के अगेंस्ट नहीं है, मैं कभी नहीं कहता कि आप स्कूल ना जाओ, बट जो बच्चा कंपटीशन पढ़ रहा है, मेरा एक ही कंसर्न होता है कि स्कूल अगर वो जाएगा, 6 घंटे अगर वो स्कूल का भी काम करेगा और 4 घंटे वो ट्यूशंस भी पढ़ेगा लॉन्ग विद कंपटीशन, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा जितनी सेल्फ स्टडी की हमें जरूरत है। जनरली मैं हर बच्चे को नहीं कहता कि आप स्कूल मत जाओ, लेकिन जो बच्चा कंपटीशन के लिए विलिंग है, जिसको लगता है मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे प्रूव करना है, मुझे IIT बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेटा ये 6 आवर या 7 आवर जो स्कूल को दे रहे हो ना, ये आपको ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। इसको अगर हम किसी तरीके से इसमें से 3 घंटे भी, 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी में ले आए, बाकी तो टाइम है ही, ये भी ले आएंगे, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको कंपटीशन के लिए। अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, तो ओनली बोर्ड के लिए जा रहे हो, 90% चाहिए, 95% चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो आप स्कूल जा सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका सिलेबस रिवाइज ही हो। बट वही चीज़ जो आप अपने एकेडमीज पे पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को स्कूल में भी पढ़ोगे, साथ में कुछ और क्लासेस भी लगानी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा उतना टाइम हमें मिलता नहीं है जितना रिक्वायर्ड। अब इस साल जो बच्ची के मार्क्स फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 आए, या लास्ट ईयर जो बच्ची थी मेरे पास सुचिता, मैं आपसे पिक भी शेयर करूंगा, 170 मेडिकल के लिए लेना एक अचीवमेंट है आउट ऑफ 180 इन नीट, क्योंकि 45 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक है, 180, और मेंस में तो 25 क्वेश्चन आने। अगर उसके 43 ठीक है और 2 रॉन्ग है, तो ये स्कोर हुआ है। और ये स्कोर होने के बाद सुचिता का रैंक ऑल इंडिया में 1146 था आउट ऑफ 15 लाख। यहीं रह के, सिरसा में रह के, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं है, यहीं टीचर्स के पास वो पढ़ के उसने ये स्कोर किया। ऐसे 5-6 बच्चे थे जो गवर्नमेंट कॉलेज में गए, एक भी दिन स्कूल नहीं गई है, एक भी दिन।
एक लड़का था नागपाल हमारे पास जो IIT कर रहा है अभी, एक भी दिन स्कूल नहीं। सावन स्कूल में मैंने इसका तो GRG में था, उस बच्चे का शिवम नागपाल सावन स्कूल में प्रॉक्सी दिलवाया था। सिर्फ 2 साल उसने प्लानिंग की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे, अपना टाइम टेबल प्लान नहीं करोगे, अपना सेल्फ स्टडी प्लान नहीं करोगे, तो बेटा सक्सेस इतनी भी आसान नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहते हैं कि आई एम पॉसिबल, पढ़ा होगा आपने कई जगह। नथिंग इज इम्पॉसिबल। IAS का पेपर सबसे मुश्किल होता है। मेरा प्री भी क्लियर था और मेन भी क्लियर था, मेरा इंटरव्यू रह गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 6 मंथ इसकी स्टडी की थी और ये मेरा IAS क्लियर हो गया था। बट आई कुड नॉट क्लियर इंटरव्यू, तभी मैं आपके सामने आपको टीच कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कहीं और होता। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किल कुछ नहीं था। हमें किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे मेरे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने गाइड किया हो। हमें जो बुक मिलती थी पढ़ने लग जाते थे। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, नॉट टू रीड, दोनों ही उतना ही इम्पोर्टेंट। पूरा टाइम ले रहा हूँ बेटा मैं आपके साथ आज, क्योंकि क्लास तो मेरी वक्त की चल रही है। बट कंपटीशन वाले बच्चों को थोड़ा सा बूस्ट भी मुझे करना है, तभी वो उस चीज पे आएंगे। देखिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। हम ऐसा मटेरियल पढ़ लें, कुछ बच्चे की आदत होती है एलन्स के नोट्स मंगवा लिए, चलो इधर आकाश के भी पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है 5 जगह से मटेरियल पढ़ने से अच्छा है एक मटेरियल को 5 बार पढ़ना। सुन रहे हैं मेरी बात? 5 डिफरेंट मटेरियल को पढ़ने से बेटर क्या है, एक मटेरियल को 5 बार पढ़ना। उसका क्या फायदा होगा, जो कमियां फर्स्ट टाइम रही होंगी सेकंड टाइम नहीं रहेंगी, थर्ड टाइम और कम हो जाएंगी, फोर्थ टाइम में कोई कमी नहीं होगी, फिफ्थ टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आपने HC वर्मा को, और नहीं तो ज्यादा दूर जाओ ही, अगर आपने HC वर्मा को 2 साल में 2 बार भी कर लिया तो आपका कोई भी टेस्ट नहीं रुक सकता फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई टेस्ट। तो बहुत सारा मैटर नहीं, HC वर्मा प्लस जो शीट मैं आपसे शेयर करता रहूंगा वही आपको करनी। आज टाइम है बेटा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी से मतलब ये नहीं है कि स्मार्टफोन लिया और उस पर स्टडी शुरू की। स्मार्ट स्टडी का मतलब है प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से आज? नो सर। नो सर। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करता हूँ कि प्लानिंग का क्या रोल है लाइफ। इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? आपकी हेल्प करेगा आपका टीचर, आपके पेरेंट्स। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी? आपकी फैमिली से मिलेगी। ज्यादा आपको आपका टीचर बताएगा कि बेटा इस तरफ नहीं जाना, ये रास्ता आसान है, ये वाली बुक पढ़ेगा तो फायदा होगा, ये बुक पढ़ेगा तो नुकसान होगा, इस बुक पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, इसको पढ़। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो मैं जो स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में उसका बहुत रोल है। शायद तुम्हारे को किसी एक बच्चे के भी माइंड में फिट हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज स्मार्ट स्टडी ऑल अबाउट। ये मैंने भी कभी सुनी थी किसी से, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टोरी क्या है, एक ऐसी फ्लाई मक्खी को बोलते हैं, एक ऐसी फ्लाई की स्टोरी है, एक ऐसी मक्खी की स्टोरी है जिसने एक एम बनाया। अपने साथ रिलेट करते जाना। जिसने एक एम बनाया, जैसे आपका एम है डॉक्टर बनना या IIT क्लियर करना, तो इस फ्लाई का एक एम था, इसका अपने लेवल का एम होगा, एक रूम जो कि बंद पड़ा है उसमें एंटर करना। वो उसका एम है कि मुझे किसी तरह से इस रूम में जाना। ये रूम बंद है और इस रूम में एंट्री करना है, ये इसका टारगेट है।
जैसे बेटा हमारा टारगेट है, हमें नीट क्लियर करना है, हमें आईआईटी क्लियर। अब इस मक्खी ने क्या किया, जैसे ही ये मक्खी इस कमरे तक पहुंची, कमरा बंद था, रूम इस तरफ से बंद था, इसने जाके इसकी वॉल को हिट किया, वॉल से टकरा गई। टकराएगी तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। ये मक्खी नीचे गिरी, फिर ये वापस आई। इसने एक कहानी सुनी थी, ट्राई अगेन एंड अगेन, किंग ब्रूस की, आप लोगों ने भी सुनी हो। तो इसने कहा मुझे कोशिश नहीं छोड़नी है, मेरा एम क्लियर है, मुझे इसमें एंटर करना है, मुझे अपने हार्ड वर्क नहीं छोड़ना, मुझे पूरी मेहनत करनी है। मक्खी फिर से चली, जोर से जाके उसने वॉल को हिट किया, फिर वो नीचे गिरी, फिर उठी, फिर खुद को बूस्ट किया, नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस रूम में जाना है, मेरे को तो ये अचीव करना ही करना है, मैं कितना भी हार्ड वर्क कर सकती हूँ। और उसने फिर से वॉल को हिट किया। अब वॉल इतनी सॉलिड है, जो मक्खी के हिट होने से कोई फर्क नहीं पड़े। तो मक्खी अल्टीमेटली ट्राई करती रही, करती रही, करती रही, और वो गिर गई या मर गई। मक्खी अंदर नहीं गई और उसने अपने एम को नहीं छोड़ा, लेकिन एम को गेट भी नहीं किया और अपने आप को भी लॉस कर दिया। उसकी हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं थी, उसकी एम में कोई कमी नहीं थी, उसको कमी थी डायरेक्शन की। उसको किसी ने नहीं बताया कि इस तरफ एक खिड़की खुली पड़ी है। अगर उसको ये बताने वाला कोई टीचर या कोई गार्जियन होता, तो इसको अपना टारगेट भी मिल जाता कम मेहनत पे, उससे बहुत कम मेहनत पे अपना टारगेट भी अचीव कर लेती है और अपनी लाइफ भी सेव कर लेती। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको क्या नहीं पढ़ना ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको कितना पढ़ना है, स्कूल जाना है नहीं जाना, ये सारे फैक्टर हैं बेटा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप रैंडमली शुरू हो जाते हो तो मक्खी वाला हालत हमारा भी हो सकता है कि हमें वो टारगेट ना मिले। लेकिन अगर हम स्मार्टली मेहनत करेंगे तो शायद हमारी मेहनत भी कम लगे और हमें टारगेट भी मिल जाए। तो हमें उस मक्खी के एम को तो ध्यान में रखना है, उसके हार्ड वर्क को भी, बट स्मार्ट स्टडी भी करनी। हमें इसको देखना चाहिए घूम फिर के कि मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, किस पाथ से मुझे जाना है, तो हम अपने टारगेट को अचीव भी कर। तो बेटा स्मार्ट स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग कंपटीशन में आ ही गए हैं, मेहनत तो बढ़ेगी नो डाउट, शीट्स भी बढ़ेंगी, धीरे धीरे काम भी हमारा बढ़ेगा, थ्योरी के लेक्चर भी अलग से चल रहे हैं, ये भी चलेंगे, लेकिन वही बच्चा क्लियर करेगा जो सारा लोड बियर करेगा स्मार्टली, जो सारा लोड बियर करेगा स्मार्ट। इवन कुछ बच्चे 11th में ही 12th करना शुरू कर देते, उसका भी फायदा है, लेकिन अगर वो कर पाए। अदरवाइज 11th में 11th अच्छे से कर लो, 12th में 12th अच्छे से कर लो, तब भी बच्चे निकल जाते हैं। जिस बच्चे का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो बेस्ट स्कोर रहा है आज तक नीट में, सुचिता गर्ग, मैं आपसे पिक भी शेयर करूंगा, उसकी मीडिया में भी हमने उसका फोटो वगैरह भेजा था। तो उस बच्ची ने कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ा, लेकिन उसने जो पढ़ा उसको एंड तक पढ़ा। 11th को 11th में कंप्लीट किया, 12th को हमने अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर दिया, नवंबर के बाद जुलाई में पेपर था, सारा 11th और 12th के टेस्ट हो गए, पूरा सिलेबस के टेस्ट हो गए। तो इस तरह से बेटा आप लोग सक्सेस ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करें अपनी स्टडीज। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉक्सी पे रहना चाहिए। फिर बच्चों का क्वेश्चन है सर इंग्लिश कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। बेटा इंग्लिश और ये सब मैनेज हो जाता है, 1-1.5 महीना इधर उधर से हेल्प लेके। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी है, अगर उसमें से 6-7 घंटे हम स्कूल को दे देते हैं तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं बचता। अभी तो मैं कितने क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 9, 10, 12, 15। तीनों टीचर जब आपको 40-40 की शीट्स देंगे
तो बेटा आपको करने के लिए टाइम, उस टाइम को आप कैसे लेके आओगे? आप एक तो ये वाला टाइम यहाँ से ले सकते, तो आप लोग प्रॉक्सी ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। फिर भी पेरेंट्स नहीं मानते या आपका मन नहीं करता, तो आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे आप रात को लेट सोएं, सुबह अर्ली उठें। पढ़ने के लिए आपको अभी 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी देने पड़ेंगे, जो बच्चे कंपटीशन के लिए जाए, और धीरे धीरे ये टाइम बढ़ना शुरू हो जाए। अपार्ट फ्रॉम ट्यूशंस कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने माइंड में रखो कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना। चलो आज लंबी बात होगी, इधर उधर की ज़्यादा बातें कर ली मैंने, थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर कुछ काम मिल जाएगा आपको करने के लिए। इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स मैंने समझा दिया, शायद तुम्हें समझ भी आ गया। अब आप देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, व्हाट आर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है, ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसे रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट दो वेक्टर का एक वेक्टर था, दो या दो से ज्यादा का एक वेक्टर था। कंपोनेंट इसका उल्टा होता है, कंपोनेंट एक वेक्टर के दो या उससे ज्यादा वेक्टर होंगे जो मिलकर वही काम करेंगे जो ये अकेला करता है, बिल्कुल रिवर्स। रिजल्टेंट का अपोजिट कंपोनेंट्स हो। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ टू द पॉइंट। कंपोनेंट, बताना। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ तो नोट कर लो। कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, एक वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, आर द नंबर ऑफ वेक्टर्स which produces same effect all together, जो एक दूसरे के साथ मिलकर सेम इफेक्ट देंगे, as is given by single vector, as is given by single vector। मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वो कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर जो मिलकर वही काम करेंगे जो वो अकेला कर रहा था। तो इसका फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन फायदा न्यूमेरिकल में होगा। तो अभी डेफिनेशन देखो, एक वेक्टर के बहुत सारे वेक्टर्स जो मिलकर वही काम करें जो ये अकेला कर रहा था, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जैसे रिजल्टेंट क्या था, देखो उल्टा है इसका, दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट, मतलब जो दो वेक्टर काम कर रहे थे वो ये कर रहे। कंपोनेंट क्या हुए, इसके ये दो कंपोनेंट, मतलब जो ये काम कर रहा है ये दोनों मिलके करेंगे। तो कंपोनेंट और रिजल्टेंट एक दूसरे का अपोजिट है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट आर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ वेक्टर आर के कंपोनेंट ए और बी। ए और बी है। कह सकता हूँ ना ये। यस सर। अगर मैं कहता हूँ Yes, sir. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डी का रिजल्टेंट आर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ आर के ये चार कंपोनेंट, यस सर। आर के ये चार कंपोनेंट। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। एक्चुअल में ये बना कैसे, एक वेक्टर इधर होगा 2i कैप, एक वेक्टर इधर होगा 3j कैप, एक वेक्टर इधर होगा 4k कैप, तभी बना ना वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इन तीनों वेक्टर का क्या हुआ, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। और ये तीनों इसके क्या हुए, कंपोनेंट। कंपोनेंट। तीनों इसके क्या हुए, कंपोनेंट। Component. तो अब आप मेरे को ये ये नहीं दिखाई बता, सर आप। क्या कह रहे हो? कंपोनेंट। हाँ, अब आप मेरे को ये बता दो, ये वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, इसके तीन कंपोनेंट क्या क्या है? सर
इसका Y- पहले तो बताओ x कंपोनेंट कौन है? I क्या I इसका y कंपोनेंट कौन है? 2j क्या 2j J cap 2j cap. इसका z कंपोनेंट कौन है? 3j J cap J cap. अगर ये वेक्टर होते, मान लो कोई भी वेक्टर मान लो p q r, या इसको c ले लो, तो p प्लस q प्लस c वेक्टर a के बराबर हो गया ना? यस सर। इसका sir. मतलब इन, तो मैं ये एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर किसी का रिजल्टेंट है तो वो वेक्टर्स उसके कंपोनेंट, वो वेक्टर्स उसके कंपोनेंट। समझ में आ गया? Yes, sir. सर Yes sir. ओके, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई, इसमें ये एक वेक्टर है, 100 न्यूटन की फोर्स है, मुझे इसका ये एंगल दिया 60 डिग्री, मुझे इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए और वाई कंपोनेंट चाहिए। अब यहाँ आई जे में हमें कुछ नहीं दिया, तो हम फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे कल प्रूफ में किया था ना, ये वाला इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका क्या हो गया, वाई कंपोनेंट। तो पहले मैं एक्स कंपोनेंट निकाल लूं, फिर वाई कंपोनेंट निकाल लूंगा। इस ट्रायंगल में cos 60 क्या हो गया, x बाय 100, यस सर, x by 100। cos 60 होता है 1/2, तो x कितना हो गया बेटा, 50। तो इसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया। अब मैं y कंपोनेंट निकालता हूं, तो sin 60 पर ये मत पूछना कहां से आया, कोई छोटी क्लास में पढ़ते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 60 कितना होता है, √3/2। √3/2। क्या यहाँ से मेरा y कंपोनेंट नहीं निकल आएगा, कितना निकल आएगा, 50√3 50√3। क्या निकल आएगा, समझ में आ गया? वाणी समझ रहे हो बेटा इसको? Yes sir. सारे बच्चे, रिया, यस Yes sir. Yes, ईशा, sir. आप, यस सर। ईशा, कनेक्टेड हो क्या तीशा आप? Yes sir. ओके, तो ऐसे आप क्या निकाल लेते हो, कंपोनेंट। तो बेटा इन जनरल, अब आपने ना इसको याद करना है, बार बार ट्रायंगल नहीं बनाना, कोई भी वेक्टर हो उसका कंपोनेंट बनाना है एक्स डायरेक्शन में, तो वो a cos थीटा हो, हमेशा ट्रायंगल बना के देख लो। और y एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा। ये मैंने अभी यहाँ ट्रायंगल बना के बता भी दिया, आप यहाँ भी ट्रायंगल बना के देख सकते हो। ये a cos थीटा आएगा, ये वाली साइड a sin थीटा आएगी, पैरेलल में साइड सेम ही होती। अगर आपको मैं ये कहता हूँ 50 के 2 कंपोनेंट बनाओ और ये एंगल 37 है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताना। x component 25। एक्स कंपोनेंट बनेगा 50 cos 37 और साइन कंपोनेंट क्या बनेगा, 50 50 sin sin 37। 37. साइन 37 की वैल्यू पता है आपको? No sir. आज बता रहा हूँ, पूरे 2 साल याद रखनी साइन और कॉस की। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी साइड 3, 4, 5 में होती है। कितना आसान होता
तो साइन 37 कितना होगा 3/5, हमेशा याद रखना। cos 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5। इसका बहुत सारा यूज होता है कंपटीशन में 37। दो सर एंगल आपने याद। यस सर मेरे रिजल्टेंट से सर वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर, तब समझ नहीं है। बेटा, आप एक बार यहाँ से कंटिन्यू, पता नहीं कहाँ से आपका लॉस हुआ है, वो वीडियो से देख लेना, ठीक है। एक बार यहाँ से बता रहा हूँ, कंपोनेंट कंपोनेंट समझ। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट विद द एंगल बनते हैं cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में बनते हैं sin थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। यहाँ पर मैं वैल्यू बता रहा हूँ 37। मैं दो ट्रायंगल सिखा रहा हूँ आपको, एक 37 का और एक 53 का। इसका मैं बहुत यूज करूंगा अब आगे। 53 में साइड भी ये होती है, इधर वाली 4 हो जाती है, इधर वाली 3, इधर वाली 5, मतलब उल्टा हो जाएगा। साइन 53 बन जाएगा 4/5, cos 53 बन जाएगा 3/5। ये तो आपको याद रखना, इसको तो आपको याद रखना। ओके, गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इधर सब लोग, दोबारा से देखो। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, उसका एंगल है 53, उसकी वैल्यू है 100, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यही बताओ। एक्स कंपोनेंट होगा 3/5। 100 cos 53 बेटा, 100 cos 53 और 60. साइन 53, 100 cos 53 और 100 साइन 53। cos 53 होता है 3/5, ये बनेगा 60, और साइन 53 होता है 4/5, 80, sir. ये। 80. तो कहीं ना कहीं 100 के दो कंपोनेंट बन गए 60 और 80। आपको वेरीफाई करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखना, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, 100 आ जाए। 100 के दो कंपोनेंट बने 60 और 80, 80 और 60 का रिजल्टेंट क्या बनेगा? क्या आपको कंपोनेंट बनाने आ गए सब? Yes, sir. Yes, Yes. यस सर, यस सर। क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर दे दो। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बता दो। थीटा, ए, a cos 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही, क्योंकि जिधर एंगल होता है ना, अब आप ऐसे याद रखो, जिधर एंगल है उधर कॉस आएगा और दूसरी तरफ साइन आएगा, ऐसे याद कर लो, जिधर एंगल है, क्योंकि 90 माइनस थीटा भी साइन ही बनेगा। अगर एंगल इधर होता, एंगल के साथ कंपोनेंट बनेगा कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा साइन। एंगल के साथ एक कॉस थीटा, और बिना एंगल के मतलब दूसरी तरफ ए साइन। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. बस yes, इतना। sir. तो Sir. एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, फिर मेरी क्लास आज की ओवर हो जाएगी, और इसको जाके रिवाइज कर लेना। मैं यहाँ ना कुछ वेक्टर बना रहा हूँ, आपको सबके कंपोनेंट बनाने। एक वेक्टर ये है 50 न्यूटन 37 पे, एक वेक्टर ये है 100 न्यूटन 53। ये दो वेक्टर है, दोनों के कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऐड करके बता देना, दोनों के वाई कंपोनेंट ऐड करके बता देना।
आप मेरे को बताना इन दोनों के कंपोनेंट बनाने के बाद इधर कितना बना और इधर कितना। 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। बना लिया आपने? यस सर। सर आपका माइक ऑफ है। बेटा पहले तो दोनों के कंपोनेंट बना लो। 50 Sir, cos done. और इधर कितना आएगा 100 cos 53। इसको x के बराबर लिख लो और मैंने वैल्यूज Sir, बताई। done. cos 37 कितना, मैच कर लो बेटा। cos 37 कितना होता है 4/5। cos 53 कितना होता है 3/5. 3/5। ये बन गया 40 और ये बन गया 60। क्या आपका x कंपोनेंट 100 आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम y कंपोनेंट बनाएंगे। वो कितना आ रहा है बताओ? 50 sin 37, 100 sin Sir, 50। 110. sin 37 होता है 3/5। ये नहीं भूलना आप। 110. और इसको लिखोगे 4/5। तो ये कितना आ गया 30 और ये कितना आ गया 80, 110। तो इन दोनों वेक्टर को अगर हमें कभी रिप्लेस करना पड़े न्यूमेरिकली, तो अब मैं इन दोनों की जगह पर इधर 100 ले सकता हूँ और इधर 110 ले सकता हूँ। ये दोनों मिलके वही काम करेंगे जो ये दोनों कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो Yes, sir. आज की डिस्कशन बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आज मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ फैक्टर्स और एक कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स। इसको रिवाइज करो और जो क्वेश्चन आपको कहा था ना छोड़ दो बीच में से शीट के, और जो आपके डाउट भी थे दोबारा से ट्राई करो, रीट्राई करो, शायद कुछ हो जाए। और जो छोड़ने को बोला वो भी ट्राई हो जाए। उनमें वर्ड आ रहा था कंपोनेंट। अब आप कंपोनेंट्स कर ले। दिस इज ऑल फॉर द डे। बेटा मुश्किल तो नहीं लग रही ये स्टडी? No, sir. Oh, sir. सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। No, sir. हाँ रिकॉर्डिंग सेंड कर, इम्पोर्टेंट है। कंपोनेंट रह गया था सर मेरा बस। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से देख लेना। ओके बेटा, Thank थैंक यू। you, sir.